हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 2014 पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर के लिए ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके 2014 वाले पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर में पूछे गए थे। दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर का वीडियो होगा 2014 का ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन का। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सीटेट 2014 पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन के इस सेशन को। दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सीटेट 2014 पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर में कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन कह रहा है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा दे रहा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा कथन कह रहा है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। दोस्तों चारों विकल्पों यानी कि चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका पहले नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है। और सेकंड है जो सेकंड क्वेश्चन गलत होगा। सेकंड जो ऑप्शन है गलत होगा क्योंकि हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम नहीं बल्कि 3 से 4 घंटा ही आराम करना पसंद करते हैं। बाकी जो है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही बात है। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते लगभग झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ये भी सही है। तो 1 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर के इस प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों आगे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। कथन ए कह रहा है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कथन बी कह रहा है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी कह रहा है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। और डी कह रहा है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इस 2 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी अर्थात इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। और इसमें आपका इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाया जाता है। ये भी आपका कथन बी भी सही है। और साथ ही साथ आपका यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। तो ये भी सही है। लेकिन डी जो है ये आपका कथन गलत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मधुबनी जो है वो राजस्थान का नहीं बल्कि बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। और 1972 में दरभंगा जिले को काट करके इस जिले का निर्माण किया गया था, मधुबनी जिले का। और मधुबनी चित्रकला से संबंधित जो है वो होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा रहा है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो यह पक्षी हो सकता है आपका कौवा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कौवा जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है ताकि उसके अंडे जो है वो शिकारियों से सुरक्षित रह सके। और घोंसले की जो घोंसले बनाने की जो लगभग स्थिति होती है वो लगभग 10 फुट से लेकर के लगभग 70 फुट ऊपर जो है ज़मीन से वो हाइट पर, ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो अगर इस तरीके की बात करेंगे तो दोस्तों पोचमपल्ली जो है यहाँ पे आपका इस पूरे प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो पोचमपल्ली गांव जो है ये सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है और वर्तमान में यह तेलंगाना में है। और यहाँ पे तेलंगाना कहीं नहीं दिया गया है। हालांकि इसमें ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश तब सही होता जब आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में था। लेकिन आंध्र प्रदेश जो है वो आपका अलग हो गया है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये पोचमपल्ली गांव जो है सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ये कहाँ है? तेलंगाना में है। तो यही आपका, इसमें कोई भी आंसर आपका सही नहीं होगा। तेलंगाना अगर ऑप्शन रहता तो सही होता। तो यहाँ पे आपका चारों विकल्प गलत है, तेलंगाना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे 5वां प्रश्न है कि रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ए कह रहा है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी कथन कह रहा है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। सी कह रहा है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए।
और डी कह रहा है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो यहाँ अगर बात करेंगे राजस्थानी ओक यानी कि रेगिस्तानी ओक के बारे में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी। ऑप्शन नंबर बी आपका ए सी डी आपका सही हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, रेगिस्तानी ओक जो है वो पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। और इस पेड़ का जो है आप वैज्ञानिक नाम की अगर बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं एल्कोस्ना डिस्निया। एल्कोस्निया डिस्निया इसका नाम है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 6 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ए कह रहा है कि यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी कह रहा है कि अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी कह रहा है कि यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और डी कह रहा है कि अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। तो यहाँ 6 नंबर के प्रश्न में अगर बात करेंगे अबू धाबी के बारे में तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ए बी और डी। क्यों होगा? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अबू धाबी की मुद्रा जो है वो दिरहम है। दिरहम है यहाँ जो है आपका अबू धाबी का मुद्रा क्या है? दिरहम है और यहाँ रुपए दिया गया है। तो यही आपका गलत होगा, यानी कि आपका ए बी सी कथन ए बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, ए बी और सी, ये तीनों कथन सही होगा। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार नहीं कहते हैं, दिरहम कहते हैं। दिरहम यहाँ का है मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे ए बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 7 नंबर पर अगला प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से रंग हैं? तो जो जानवर रात में जागते हैं उनको जो है सब कुछ जो है वो काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है, केवल काला और सफ़ेद। क्योंकि जो जानवर रात में जागते हैं वे हर चीज़ को काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं, क्योंकि इनकी आँखों की रेटिना में अधिकतर जो है वो शलाका कोशिकाएं, जिसको कि हम रॉड सेल्स कहते हैं, ये उपस्थित होते हैं, जिससे कि ये रात में देखने में इनको मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 8 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में एक में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं तथा एक्स वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन को आपको चुनना है। तो यहाँ पे आपको जो आकृति दिखाई दे रही है इसमें एक्स और वाई, इसमें चित्र 1 में आप देख पा रहे हैं कि समय और घंटा दिया गया है, चित्र 2 में एक्स है और चित्र 3 में आपका वाई है। तो यहाँ अगर बात करेंगे इस चित्र के हिसाब से 8 नंबर के इस प्रश्न में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। देखिए, क्योंकि घड़ी का जो प्रत्येक भाग है वो 2 घंटे के अंतराल पर निर्मित है, इसलिए एक्स जो है वो 4 घंटे सोता है तथा वाई जो है वो आपका 18 घंटे सोता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 9 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया कि मृत सागर क्या है। मृत सागर क्या है? तो मृत सागर जो है ये आपका एक ऐसा सागर है जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। मृत सागर जिसको हम डेड सी कहते हैं, इसकी लवणता इतनी ज़्यादा है कि यह सभी सागरों से अधिक होती है इसकी लवणता। और यह जो है वो कहाँ है? मृत सागर कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है ये मृत सागर। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 10वां प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो यहाँ अगर बात करेंगे तो ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगा कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगा करके प्रदर्शित करके और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करके कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन से संबंधित सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता संबंधी आदतों को समझाना सबसे ज़्यादा जो है वो कारगर साबित होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 11वां प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो यहाँ 11 नंबर के प्रश्न में अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्थात विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह
पर कार्य करने के लिए कहना। क्योंकि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करवा करके प्रदूषण से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं से अवगत कराना सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावी होगा और लाभकर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 12वां प्रश्न है कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। पहला है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, दूसरा है गृह कार्य मूल्यांकन, तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन और चौथा है मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो यहाँ अगर देखेंगे तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। 1 और 4 क्यों होगा? क्योंकि हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन तथा मौखिक परीक्षा द्वारा ईवीएस विषय के लिए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग सबसे उचित होगा और इससे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना आसान होगा। तो इसलिए आपका 1 और 4 ये दो चीज़ें जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा ईवीएस में महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट आगे 13वां प्रश्न पूछा गया कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो ईवीएस में विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजनाओं से परिपूर्ण गृह कार्य जो है वो ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होगा। इससे उनमें खोजी प्रवृत्ति बढ़ती है और संज्ञानात्मक विकास भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 14 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक होगा? तो यहाँ 14 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर के आना। क्यों? क्योंकि शैक्षिक भ्रमण के दौरान अपना दिन भर का पूरा बस्ता लाना ये सबसे गलत आंसर होगा, यानी कि सबसे अप्रासंगिक होगा और इसमें अप्रासंगिक ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 15वां प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस की पाठ्यचर्या में होना चाहिए अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अपने आसपास को खोजने का अवसर प्राप्त होने से शिक्षार्थियों के लिए ईवीएस का पाठ्यक्रम इंटरेस्टिंग हो जाएगा और सहज रूप से वो जो है वो उस चीज़ को जान पाएंगे। इससे शिक्षार्थी और पर्यावरण में बहुस्तरीय संवाद और संबंध स्थापित होगा जो प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए बेहतर और अनुकूल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 16 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है? तो यहाँ अगर बात करेंगे कहानियां और कविताओं को शामिल करने के लिए ईवीएस में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने से छात्रों की विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा वो अन्य कोणों से भी मूल संकल्पनाओं का विश्लेषण करने में सक्षम होगा। इसलिए यह प्रक्रिया छात्रों की मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि भी करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 17वां प्रश्न पूछा गया कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो यहाँ अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। क्योंकि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों को वर्णन करने के लिए कहकर शिक्षक जो है शिक्षक और शिक्षार्थी वार्तालाप प्रक्रिया द्वारा यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने की युक्ति सबसे ज़्यादा जो है वो तर्कसंगत होगी, क्योंकि शिक्षार्थी इस प्रक्रिया में जुड़ करके अधिक रूप से सक्रिय रूप से भाग ले पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 18वां प्रश्न पूछा गया कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अर्थात अगर कोई आपसे कहा जाए कि सोचिए और चर्चा कीजिए, इस भाग में नीचे दिए गए कथन जो है वो सामान्यतः छात्रों की कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देने के लिए होता है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक डीजल और पेट्रोल न हो तो क्या होगा? यह परिस्थिति छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं चिंताओं के बारे में कल्पना करने और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार देगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न पूछा गया है कि ईवीएस की पढ़ाई में
कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि ईवीएस की पढ़ाई में क्लास में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 20वां प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। क्योंकि हमारे चारों ओर घिरा हुआ वातावरण जो है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना हुआ है, जो कि पर्यावरण कहलाता है। और प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं होगा? तो जिसमें जो उपयुक्त नहीं होगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों की संरक्षण की संकल्पना के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना जो है वो सबसे उपयुक्त नहीं होगा, यानी सबसे खराब आंसर होगा। क्योंकि बाकी 3 विकल्पों को अगर देखेंगे तो जैसे इसमें आपका वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता करवाना, प्रत्येक छात्र द्वारा एक वृक्ष को गोद लेकर उसकी देखरेख करना और वृक्षों पर पोस्टर लगाने की प्रतियोगिता आयोजित करवाना, ये तीनों विकल्प सही हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना ये सबसे गलत होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट आगे 22वां प्रश्न है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। क्योंकि ईवीएस की क्लास में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले का आयोजन अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपका शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। देखिए, विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या का विकास विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके किया गया है और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 24वां प्रश्न पूछा गया है कि ईवीएस की क्लास में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। क्यों होगा? क्योंकि ईवीएस की क्लास में विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहने से उनमें समाज के विभिन्न वर्गों की कार्यविधियों और सामाजिक असमानताओं का बोध होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जा करके लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो अगर खाने के बारे में सांप के बात अगर हो रही है तो ये कहाँ का हो जाएगा? आपका हांगकांग का, ऑप्शन आपका बी। क्योंकि लिंग हु फेन एक खाद्य सामग्री है जो हांगकांग में रुचि की इंटरेस्ट के साथ खाई जाती है और यह खाद्य सामग्री विभिन्न प्रकार के सांपों का प्रयोग करके बनाई जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 26वां पहला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है कि ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजारों से बनाई जाती हैं। और चौथा है कि इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर करके पढ़ा जाता है। सही कथन को चुनिए। तो यहाँ 26 नंबर के प्रश्न में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4।
अर्थात ब्रेल लिपि 1 से 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यहाँ आपका दिया गया था दूसरे में 8 बिंदु, तो ये 8 नहीं 6 बिंदु पर आधारित होता है, तो इसलिए आपका ये दूसरा ही विकल्प केवल गलत है, बाकी 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ब्रेल लिपि के बारे में। नेक्स्ट आगे 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कथन ए कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। कथन बी कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। सी कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। और डी कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो यहाँ अगर इन चारों कथनों को देखेंगे तो यहाँ पे आपका 27 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा, केवल ए और बी, केवल ए और बी। अर्थात स्तनधारियों की प्रमुख पहचान होती है कि उनके शरीर व बाहरी कान पर बाल पाए जाते हैं, तथा जो अंडा देने वाले होते हैं अंडजस्तनी, जिसको कि हम मोनोट्रिम्स कहते हैं, ये एकिडना और प्लेटिपस को छोड़ करके सभी जो है वो स्तनी बच्चे देते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 28वां प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। कथन ए कह रहा है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है। सेकंड कह रहा है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड कह रहा है कि मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। चौथा कह रहा है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो यहाँ अगर मधुमक्खी पालन के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, क्योंकि मधुमक्खी अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देती है। यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर के समय में देती है, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जनवरी से मार्च। तो यही आपका पहला कथन गलत हो रहा है, बाकी तीनों कथन जो है मधुमक्खी के बारे में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है कि किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। उपयुक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं। एक कथन कह रहा है कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। कथन बी कह रहा है कि इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। सी कथन कह रहा है कि इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। और डी कह रहा है कि रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सही निष्कर्ष आपको निकालना है। तो यहाँ अगर देखेंगे सही निष्कर्ष निकालने के लिए तो आपका इस चार्ट के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल ए और बी, केवल ए और बी। क्यों होगा? क्योंकि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी कितनी है, 2348 किलोमीटर। क्योंकि अहमदाबाद से गांधी धाम की दूरी 301 किलोमीटर है तथा गांधी धाम से नागरकोइल की दूरी 2649 किलोमीटर है। इसलिए अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी जो है वो 2649 में से हम 301 जो घटा देंगे तो 2348 किलोमीटर बचेगा। अब चूंकि 10 तारीख को ट्रेन अहमदाबाद से 11:50 पर सुबह चल देती है और नागरकोइल को जो है वो पहुंचती है 12 तारीख को 4:45 पर सुबह में, इसलिए कुल 40 घंटे और 55 मिनट के समय अंतराल पर ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से नागरकोइल के लिए पहुंचती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल ए और बी। नेक्स्ट आगे 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। ए कह रहा है कि टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने के लिए तारीख और समय। बी डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। सी यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। डी ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ई कह रहा है कि अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। तो यहाँ अगर इस पांचों कथन को देखेंगे ए बी सी डी ई, तो इसमें आरक्षित रेल टिकट यानी कि अगर आप एक रिजर्वेशन का टिकट लेते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही होगा, बी और डी दोनों सही होगा, क्योंकि एक आरक्षित रेल टिकट पर उपयुक्त सभी सूचनाएं जो है वो यथोचित स्थान पर अंकित रहती हैं। अर्थात आपका ए बी सी और डी ये भी सही है और ई भी सही है। तो इसमें दोनों आंसर आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि एक रिजर्वेशन का जब टिकट आप लेते हैं तो इस पर सब कुछ लिखा रहता है, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर, किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम
वो स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम भी, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय भी रहता है, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और सब कुछ रहता है। तो ये ABCDE चारों विकल्प सही होंगे, लेकिन इसमें कोई भी विकल्प में आपका चारों मतलब कि ABCDE नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बी भी सही होगा, यानी कि ABC और D, और केवल AC और E ये भी सही होगा। तो यानी कि इसमें विकल्प आपका जो है सभी लोगों को एक नंबर कॉमन अंक के रूप में दिया गया था, क्योंकि इसमें दो दो आंसर सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा है CTET 2014 पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर में EVS इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर थे, और ये आपके आगामी जो 7 जुलाई 2024 को आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये समझने में कि आखिर में किस तरीके से CTET में आपके पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।